और हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं हम कि क्या किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो जो लेसन 4 क्या है, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है, मुगलों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है हम लोगों का। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोग एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक भिन्नताएं हुई, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, मतलब इसका कहने का मतलब है कि मध्यकाल में जब था, संस्कृति और लोगों के रहन सहन में इतनी अधिक विविधताएं थी कि वहां पर शासक को शासन करना बहुत ही कठिन कार्य होता था। इसलिए जो मुगल थे उन्होंने क्या किया कि अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित किया और वह पूरा कार्य किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। मतलब दिल्ली और आगरा से जो मुगलों ने क्या किया, अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। और 17वीं शताब्दी में क्या किया कि इन्होंने पूरे महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधित जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद टिके रहे। मतलब वो भी जो भी उनकी विचारधारा थी, उस तरह से जो अपना शासन व्यवस्था चलाते थे, उसी विचारधारा पर उसी तरीके से वो अपने शासन में टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले पर प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये फिगर दिया गया, उसी के बारे में बोला कि यहाँ से राष्ट्रपति जी हैं जो क्या कर रहे हैं, लाल, ये हम लोग का दिल्ली का लाल किला दिया है, यहीं से राष्ट्रपति जी अपना संबोधन करते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन। और नेक्स्ट चीज कौन थे, बेसिकली इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है, मुगलों के बारे में पढ़ना है कि मुगल कौन थे, उनका शासन व्यवस्था किस तरीके से था, किस तरीके से अपना शासन चलाते थे, लोगों से, अपने प्रजा से किस तरीके का व्यवहार रखते थे। तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था। जो चंगेज खान था वो क्या करता था, चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर शासन करता था, के उत्तराधिकारी थे। तो जो मंगोल थे उसी के चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे, ठीक है, माता की ओर से। और फिर वह पिता की ओर से वे ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में थी, वंशज थे। मतलब तुर्की की तरफ से जो तैमूर शासक थे उसके ये पिता की ओर तरफ से थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। ये चंगेज खान को बोला कि जो चंगेज खान था इतना क्रूर शासक था कि इनसे क्या थी, इससे नरसंहार की बहुत सारी सैकड़ों व्यक्तियों की संबंधित थी। मतलब इसने बहुत से लोगों की हत्या की थी, उसी के बारे में बोला है। यही संस्कृतियां मुगलों के प्रतियोगी उज़बेकों से संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। जो मुगल थे वो तैमूर वंश के वंशज होने पर क्या करते थे, अपने आप में गर्व महसूस करते थे। इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। जो तैमूर वंश के जो शासक थे इसके, इन्होंने कब दिल्ली पर कब्जा किया था, 1398 में कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। जो भी मुगल शासक थे वो लोग क्या करते थे, अपने अपने चित्र बनवाते थे। जैसे नेक्स्ट अगली चीज हम लोग को क्या पढ़ना है, मुगल सैन्य अभियान। इसके बारे में पढ़ना है कि मुगल सैन्य अभियान क्या है, मुगलों का सैन्य अभियान किस तरीके का था। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ईस्वी में जब 1494 में फरगना का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। प्रथम मुगल शासक कौन था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बाबर था। जो 1494 में ईस्वी में क्या हुआ, फरगना का उत्तराधिकारी बन के शासन करने लगा। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। जब ये बाबर था, जब फरगना के राजगद्दी पर बैठा, तो जो उसकी उम्र कितनी थी, सिर्फ 12 वर्ष थी।
मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसकी अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। तो जब मंगोल शासकों ने क्या किया, इस पे जब आक्रमण किया तो इसने क्या किया, अपनी पैतृक गद्दी को छोड़ दिया। मतलब जो इसके पिता के द्वारा परदादा दादा परदादा के द्वारा जो राजगद्दी मिली थी उसको इसने छोड़ना शुरू कर दिया। उनके अनेक वर्षों तक भटकने के बाद, अनेक वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा। उसे 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या किया, और जिसमें विजय किसकी हुई, तो बाबर की विजयी हुई। यहाँ पे दिया है ना कि और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। मतलब इसमें इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था, बाबर विजयी हुआ था और क्या किया, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे कुछ उस समय के मुगल सैन्य चित्रकला के बारे में दिखाया गया है कि मुगल फौज अभियान पर, जैसे मुगल थे वो फौज अभियान पर इस तरीके से हाथियों लेकर घोड़े लेकर इस तरह सवार होकर जाते थे सेना में युद्ध करने के लिए। वही नेक्स्ट चीज यहाँ पे दी है, चित्र नंबर 3 दी है कि 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोपों और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। जो 16वीं शताब्दी में तोप वगैरह जहाँ पे दी है, गोलाबारी वगैरह, इसका युद्ध उपयोग कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में। और किस शासक ने किया था, बाबर ने इनका पानीपत की प्रथम लड़ाई में प्रभावी ढंग से उपयोग किया था। बाबर ने इसका प्रयोग किया था, तोपों का और गोला बारूद का। अगली चीज क्या है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट चीज यहाँ पे उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार का मतलब यह था कि उन लोगों का यह नहीं मानना था कि जो मेरा बड़ा पुत्र है वही क्या करेगा, राजगद्दी पे बैठेगा। इन लोगों का ऐसा मानना नहीं था। वो लोग योग्य देखते थे कि हम लोगों से कौन सा योग्य है वही पुत्र गद्दी पे बैठेगा। जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथाओं को अपनाते थे। मतलब उन लोगों की वंशज में इस तरीके से नियम नहीं था, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। उसी वही बात है कि अपने कौन जो योग्य रहता था उसी को लोग बैठाते। ऐसा नहीं कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदि बड़ा है तो उसी राज्य का अधिकार मिलना चाहिए, उसी को राजगद्दी मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। आपके अनुसार उत्तराधिकारी कौन सा तरीका था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायद? तो सहदायद तरीका था। नेक्स्ट अगली चीज क्या है, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। जो मुगल थे उसके और भी शासक लोग थे तो उन लोगों का संबंध किस तरीके था, वो लोग किस किस तरीके से किस शासक के साथ पेश आते थे, उनके बारे में। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुगल जो क्या किया, वैसे शासक के साथ हमेशा इनका वो युद्ध करते रहे, विरुद्ध रहे, जो भी उनके क्या उनके सत्ता के खिलाफ रहते थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों की विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोधी भी किए। मतलब कहने का मतलब है कि मुगल जो थे तो इनके घराने में जो राजपूत वगैरह थे वो अपनी बेटियों की शादी करके उच्च शादी करके और अपने को उच्च पद प्राप्त कर लेते थे। यही दिया गया। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां, ये इसके बारे में दिया गया। हाँ, इसको भी देख लिया जाए। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जो जहांगीर थी उसकी माँ का नाम क्या था, कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर की राजपूत शासक की पुत्री थी। अंबर जो है वर्तमान में जयपुर में है, उसी के शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। जो शाहजहां की माँ थी वो कौन थी, राठौर की राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत की शासक की पुत्री थी। उनके बारे में दिया गया, मुगलों की शादियों के बारे में। इसी का ये पार्ट छूट रहा है, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, उसी का यही यहाँ पे दिया गया, उसी के बारे में। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। सिसोदिया वंश थे वो क्या, मेवाड़ के मुगलों की जो सत्ता थी इसको स्वीकार करने से इनकार करते रहे। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उनकी जंजीरें वतन जंजीर के रूप में वापस कर दिया।
पराजित करने के परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। मतलब इनका कहने का मतलब कि जो ये मुगल थे, जिस भी राजा से युद्ध करते थे तो युद्ध करने के बाद उनको प्रताड़ना नहीं करते थे, उनको सताते नहीं थे, उनको छोड़ देते थे, ऐसे ही राज्य वगैरह ले होके बाकी छोड़ देते थे। तो इस वजह से इनका भी क्या हुआ, सरदारों और शासकों में इसका ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। लेकिन क्या था, हर समय इस तरीके के वो लोग व्यवहार हर राजा के साथ नहीं कर पाते थे। अगली चीज क्या है, जो मनसबदार और जागीरदार, इसके बारे में पढ़ना कि मनसबदार क्या होता है, जागीरदार क्या होता है। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशंसा में नियुक्ति करना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार होते गया, वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, सदस्यों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुरानी थे, मतलब सरदार वगैरह जो लोग रखते थे तो तुर्की तुरानी से रखते थे। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित करने लगे। मतलब मनसबदार बनाने के लिए उन्होंने मुसलमान हुआ, भारतीय हुआ, अफगान लोगों को शामिल करने लगे। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार किसको बोला जाता है, कि जो मुगलों की सेवा करने के लिए आते थे, मुगलों की सेवा करने के लिए मनसबदार जो आते थे उनको क्या बोला जाता था, नौकरों को मनसबदार बोला जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदार का मतलब ये होता है कि जिन्हें कोई सरकारी या हैसियत अथवा पद मिलता, जिसको कोई सरकारी पद मिलता था उसी को मनसबदार बोला जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए मुगलों के द्वारा चलाई गई थी, जिसके जरिए पद व्यक्ति को जो मनसबदार बनते थे तो उसको पद दिया जाता था, वेतन एवं सैन्य उत्तराधिकार दिया जाता था, निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। मतलब जो उसका किस तरीके का पद दिया जाएगा, उसको कितनी वेतन दी जाएगी, ये सब निर्धारण करने के लिए उसकी कास्ट को देखा जाता है। जिस कास्ट से रहेगा उसी के हिसाब से ये लोग उसको पद और वेतन देते थे। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। मतलब जिस जाति के ज्यादा व्यक्ति रहते थे मनसबदार, तो उस जाति की ज्यादा प्रतिष्ठा आगे बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जितनी जात होती थी उसका वेतन उतना ज्यादा अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार पर रखने पड़ते थे, उतने ही घुड़सवार उन लोगों के पास रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। जो मनसबदार थे वेतन किस तरीके से पाते थे, तो जो भूमि से राजस्व इकट्ठित होता था ना, उसी से उन लोगों को वेतन मिलता था, जिसे जागीर कहते थे, जिसको क्या बोला जाता था, जागीर। और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, जो इनको जागीर मिलती थी, जो इक्ता वगैरह थे, इक्तादार जिनको बोला जाता था, तो इनकी जागीर इक्ताओं के बराबर मिलती थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। मतलब जो मुक्ति वगैरह थे तो जो उनको साम्राज्य मिलता था तो उससे अपना कर वगैरह उसीलते थे, ये लोग भी उसीलते, लेकिन मुक्ति क्या होते थे, उस पर शासन करते थे। जो मनसबदार लोग हैं वो अपना शासन नहीं करते थे। और मुक्ति लोगों का क्या था, उन लोगों को शासन चलाने के लिए दिया जाता था, थोड़े समय के लिए दिया जाता था, ज्यादा समय के लिए उनको शासन नहीं दिया जाता था। और मनसबदार को शासन करने के लिए दिया ही नहीं जाता था, वो राजस्व वसूल सकते थे, यही अंतर है। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया गया। जो जागीर लोग मनसबदारों को मिलती थी, तो अकबर के समय में क्या हुआ, इसका जांच किया गया।
ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो जाए। जितना मनसबदार को वेतन मिलता था उन्हीं के बराबर क्या हो जाए, बराबर वेतन मिलने लगे। औरंगजेब की शासन काल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जहांगीर के समय में क्या हुआ, जो मनसबदार को जो राजस्व मिलता था, वेतन मिलता था, बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई, ज्यादा लोग मनसबदार बनने लगे, जिसके कारण उन्हें जहां जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीर की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये हो गया। अगली चीज क्या है, जब्त और जमींदार। जब्त और जमींदार, इसके बारे में देखा जाए कि जब्त और जमींदार क्या चीजें हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, राजस्व में कर था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। जो मुखिया वगैरह थे ना, उसी के माध्यम से ग्रामीण क्या करते थे, किसान वगैरह अपना राजस्व राजा के पास पहुंचाते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। चाहे वो शक्तिशाली सरदार रहे या कोई गांव का मुखिया रहे, सभी के लिए एक ही शब्द बोला जाता था, जमींदार। अकबर की राजस्व मंत्री टोडरमल ने, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, ये टोडरमल थे, इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान देने वाली चीज है। टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। मतलब जितनी 10 साल में जितनी सारी भूमि में फसल वगैरह हुई थी, उनकी कीमतों और कृषि में क्रय विक्रय का क्या किया, सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया, और कर को क्या कर दिया, एकदम फिक्स कर दिया कि चाहे फसल हो या ना हो, इतना कर आपको देना है तो देना है। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मॉडलों में बांटा गया। जो ये मॉडल बनाया था कि इतना कर आपको देना है, उसी तरीके से क्या हुआ, उसको पूरे प्रांत में बांटा गया। और प्रत्येक ही हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई कि जो फसल रहेगी उसकी जो फसल है उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, उसका राजस्व कर बनाया जाएगा। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या बोला गया, जब्त कहा गया। जो राजस्व प्राप्त करने की जो ये व्यवस्था बनाई, इसको कर बोला गया। टोडरमल ने इसको बनाया था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकार भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। मतलब ये लोग भूमि की जांच जहां जिस जगह पे करते थे ना, वहीं पे ये लोग अपनी इस व्यवस्था को प्रचलित किए थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सके। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव हो नहीं पाया था। मतलब ये सब निरीक्षण गुजरात और बंगाल में नहीं हो पाया था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में भी विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 16वीं शताब्दी के आखिरी में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य का स्थायित्व को चुनौती दी थी। यहाँ पे चित्र 5 दिया है, चित्र नंबर 5 देखिए, इसमें क्या बोला है। चित्र 5 में बोला है कि शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे जहांगीर के समय के भ्रष्टता को दिखाता है। भ्रष्ट ऑफिसर रिश्वत लेते हुए, यहाँ पे एक दिया गया कि भ्रष्ट ऑफिसर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिश्वत ले रहा है, उसको दिखाया गया। और फिर बोला गया है दूसरे में, कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देता है। यहाँ पे जो कर अधिकारी है, जो किसान क्या कर रहे हैं, यदि कर वगैरह राजस्व वगैरह नहीं दे पा रहा है, नहीं चुका पा रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, उसको सजा दे रहा है, उसको पनिशमेंट दे रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्था थी शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट चीजें जो है, अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा को किसने लिखा है, अबुल फजल ने। अबुल फजल की पुस्तक का क्या नाम है, आईने अकबरी। अकबरनामा किसके बारे में लिखी गई है, अकबर के बारे में लिखी गई। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। मतलब अकबर क्या किए, अपने अपने जो उसके
मित्र थे अबुल फजल, उनको आदेश दिया कि मेरे शासनकाल के इतिहास को लिखिए। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। ठीक, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। जो अकबरनामा को लिखा गया वो 3 जिल्द में लिखा गया। पहली जिल्द में अकबर के जितने भी पूर्वज वगैरह थे उनके बारे में लिखा गया था उसमें, और दूसरी अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण देती है। और दूसरी में क्या है कि अकबर की शासन व्यवस्था किस तरीके थी, वो अपने प्रजा के द्वारा किस तरीके से पेश आता था, उसके बारे में लिखा गया था। और तीसरी जिल्द आईन अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और सामान्य भूगोल का ब्यौरा मिलता है। मतलब, और जो तीसरी जिल्द है उसमें आईन अकबरी की, उसमें जो अकबर की क्या थी, राजघराने किस घराने से संबंधित था, उसकी सेना कैसी थी, राजस्व किस तरीके से था, उसका साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हुआ था, इसके बारे में लिखा गया था। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी वर्णन है। जो तीसरी जिल्द है उसमें क्या है कि भारत के समकालीन जितने भी परंपरा और संस्कृति थी, जो अलग अलग वर्ग थे, उनका भी विवरण मिलता है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीजें, फसलें, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्वों, सांख्यिकियों का विवरण है। मतलब जैसे फसल वगैरह, पैदावार कितनी हुई, मजदूरी वगैरह, राजस्व वगैरह, ये सब चीजें क्या हुई उसमें लिखी गई हैं अकबरनामा में। यहाँ पे चित्र नंबर 6 में क्या दिया है, अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। ये अबुल फजल हैं यहाँ पे दिया गया, और ये अकबर जो है क्या कर रहे हैं, अबुल फजल से अकबरनामा किताब को ले रहे हैं। हो गया ये। नेक्स्ट चीज जो है, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था, मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा किसकी पत्नी का नाम था, जहांगीर की पत्नी का नाम था। और उसे नूरजहां का खिताब मिला था। नूरजहां का खिताब किसको मिला था, मेहरुन्निसा को। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण किए थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ, मतलब सिक्का बनवाया था, उसी के बारे में दिया है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान था। चौकोर मोहर बताती है उद्दत और महान महारानी नूरजहां पदशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाहजहां जहांगीर के प्रताप में महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई थी। महारानी के बारे में और सिक्के के बारे में बोला गया कि वही है, हम कामना करते हैं कि नूरजहां पदशाह का इस युग सर्वोत्तम महिला बने। यहाँ पे दिया गया है नूरजहां के द्वारा, नूरजहां का फरमान। नेक्स्ट अगली चीज क्या दी है, सुलह ए कुल, उसके बारे में देखा जाए। अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। अकबर के पुत्र कौन थे, अकबर के पुत्र का क्या नाम था, तो जहांगीर था। ये चीजें याद रखिएगा। ईश्वरीय अनुकंपा में विस्तृत अंचल में सभी वर्ग और धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। इतना कुछ खास चीजें नहीं दी इसमें। अगली चीज क्या है, 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। जो मुगल साम्राज्य के जो प्रशासन करने की, शासन चलाने की जो व्यवस्था थी, उसके द्वारा इन लोग क्या हुआ, आर्थिक और वाणिज्यिक रूप से बहुत इनकी वृद्धि हुई, बहुत अधिक ग्रोथ कर चुके थे। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासन के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्च पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। मतलब मनसबदार की संख्या तो जो 8 थी,
8,000 थे, लेकिन उसमें से क्या होते थे, सिर्फ 445 लोगों को ही ऊंचे पद, अच्छे पद पे रखा गया था। अगली चीज, मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते। जो मनसबदार वगैरह थे तो क्या कर रहे, अपने वेतन और वस्तुओं पर बहुत बड़ा भाग लगा देते थे। इसके खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति कर देते। किसान वगैरह क्या करते थे, फसल वगैरह उगाते थे, और शिल्पकार वगैरह वस्तुओं की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं के निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। जो गरीब व्यक्ति थे वो फसल को उगाने के लिए, निवेश करने के लिए उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, इस वजह से वो लोग फसल में ज़्यादा निवेश नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे वो लोग इसके बारे में। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। जिनके पास ज़्यादा पैसा था वही लोग लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। जो मुगल थे 17वीं शताब्दी में जाते जाते वो क्या हो गए, ज़्यादा शक्तिशाली हुए थे। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों के सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा। मतलब कुछ शासक जो इसके साथ मिले हुए थे उन्होंने क्या किया, एक अपना नया वंश स्थापित किया और नया साम्राज्य बनाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राटों को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। जब तक 18वीं शताब्दी आई तो आते आते जितने भी शासक वगैरह थे क्या हुए, एक अपना नए प्रांत, नए शासन, नए साम्राज्य बना चुके थे। ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो फ्रेंड्स हम लोग की जो एनसीईआरटी सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 था, आज हम लोग का कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, लेसन नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लेसन नंबर 5 क्या चीज़ है, किनके बारे में पढ़ना है। तो जो हम लोग का लेसन 5 है वो क्या है, जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्सों तक, और लोगों को बताइए। जय हिंद।